भ्रंशन हेडिंग दीजिए और लिखिए संपीड़न या तनाव बल के कारण, संपीड़न या तनाव बल के कारण चट्टानों में दरार या चटकने उत्पन्न होती हैं। चट्टानों में दरार या चटकने उत्पन्न होती हैं। संपीड़न या तनाव बल के कारण चट्टानों में दरार भी उत्पन्न, और कल ही समझाए थे ना, या तो संपीड़न बल हो या फिर तनाव बल हो। तनाव बल या संपीड़न बल के कारण इसमें क्या उत्पन्न होंगी? दरारें। मान लीजिए ऐसे दो दरारें उत्पन्न हो गई। संपीड़न में भी दबाव, प्रेशर, किसी चीज को दबाएंगे ना, जैसे मोबाइल है, कभी कभी देखते हैं वो किसी चीज में फंस जाता है तो उसमें दरार उत्पन्न होता है। तो संपीड़न बल हो या तनाव बल हो, दोनों के कारण चट्टानों में दरारें या चटकने उत्पन्न होंगी। और जब इन दरारों के सहारे, हाँ, जब सापेक्ष गति शुरू हो जाए, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए कोई एक पार्ट, तो उससे क्या होगा? उसी चटकने और दरार को क्या कहेंगे? भ्रंश। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? भ्रंशन। अब सामान्य भ्रंशन किसको कहेंगे? जब तनाव बल के कारण, सामान्य भ्रंशन जब तनाव बल के कारण, है ना, कोई एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा नीचे जाए। और कौन सा भाग जाएगा? जो हैंगिंग वॉल होगा, जो स्लोप पे है ना, वो नीचे जाएगा। और दोनों भाग एक दूसरे के सापेक्ष अपोजिट डायरेक्शन में जाए, है ना, मूव करें, तब उसे कहेंगे सामान्य भ्रंशन। सामान्य भ्रंशन या सामान्य भ्रंश यानी नॉर्मल फॉल्ट। और नॉर्मल फॉल्ट से क्या क्या बनेगा? एक तो भ्रंश घाटी बनेगी और दूसरा ब्लॉक पर्वत बनेगा। तो लिखिए, क्या लिखे? संपीड़न बल या तनाव बल के कारण चट्टानों में दरारें या चटकने उत्पन्न होती हैं। और जब इन दरारों के सहारे, और जब इन दरारों के सहारे सापेक्ष गति शुरू होती है, सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन शुरू होती है, तो इन दरारों या चटकनों को भ्रंश कहा जाता है। दरारों या चटकनों को भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, भ्रंश कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को, भ्रंशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रंशन कहते हैं। लिखिए, भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा, भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा भ्रंश घाटी, कॉमा, भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा भ्रंश घाटी, कॉमा, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, रैंप घाटी, रैंप घाटी तथा हॉर्ज पर्वत का निर्माण होता है। हॉर्स्ट, हॉस्ट, हॉस्ट पर्वत का निर्माण होता है। हॉस्ट, हॉस्ट पर्वत का निर्माण होता है। आगे लिखिए, भ्रंश मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। भ्रंश तीन प्रकार के होते हैं।
भ्रंश मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसको फ्लो चार्ट में दिखाना है ना, भ्रंश ऐसे करके, और फ्लो चार्ट में सामान्य भ्रंश, दूसरा उत्क्रम उत्क्रम भ्रंश, एंड थर्ड, तीसरे का नाम है, हाँ, पार्श्वीय, लिख देते हैं, पार्श्वीय या नि, न, नीति लंबी, नति लंबी होना चाहिए, नति लंबी भ्रंश, पार्श्वीय, पार्श्वीय या नति लंबी भ्रंश। सामान्य भ्रंश को नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। उत्क्रम भ्रंश को रिवर्स फॉल्ट, और इसको स्लिप स्ट्राइक, स्लिप स्ट्राइक फॉल्ट। स्लिप स्ट्राइक फॉल्ट। अब एक एक करके लिखेंगे। हाँ, इसमें रोने धोने वाली क्या बात। अरे, एक मिनट, STRIKE, स्लिप स्ट्राइक फॉल्ट। लिखिए आगे, एक पहला हेडिंग दीजिए, सामान्य भ्रंश, सामान्य भ्रंश। लिखिए, जब जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसको हैंगिंग वॉल को क्या लिखेंगे इसमें, हैंगिंग वॉल हिंदी में, हैंगिंग वॉल हिंदी नहीं, कोई ऐसे टेक्निकल टर्म होगा। हैंगिंग वॉल ही लिखा है, लेकिन हिंदी में कोई नाम दिया नहीं है। फुटवॉल और हैंगिंग वॉल आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि है ना, वेबसाइट पे भी वही दिया है, गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, इसमें ब्रंसन जो दिखा है। तो हैंगिंग, हैंगिंग शीर्ष, नहीं नहीं, भित्ति, हाँ, हैंगिंग वॉल और फुट वॉल ये लिखे। तो लिखिए, क्या लिखे, जब चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण हैंगिंग वॉल, हैंगिंग वॉल नीचे की ओर, नीचे की ओर खिसकता है, और दोनों खंड विपरीत दिशाओं में सरकते हैं, और दोनों खंड विपरीत दिशाओं में सरकते हैं, तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। विपरीत दिशाओं में सरकते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं।
ठीक है। शीर्ष भित्ति भी हो सकता है, शीर्ष भित्ति है लिखा हुआ, या उसे ही निलंबी भित्ति। शीर्ष भित्ति। हम्म। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, लिखे पहले, इसका डायग्राम देख लेते हैं ना, ये इतना लिख लिए। उसके बाद पहले इसका ये ऐसे डायग्राम बनाएंगे। सामान्य भ्रंश दिखा रहे हैं हम लोग, तो एक एक जनरल इसका जो डायग्राम है वो बनाएंगे, और फिर अलग अलग जो निर्माण होगा उसको दिखाएंगे। ये बनाना है। बनाइए। हम्म। बन जाएगा। ठीक है। और ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो दिखने लगा टूटने के कारण, खिसकने के कारण, इसको कहा जाता है भ्रंश कगार। इसे क्या कहते हैं? भ्रंश कगार। अब देखिए, इसमें एरो दिखाना है आपको। एक ये नीचे की तरफ सरक रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये एरो दिखाना है। और इससे पता चल जा रहा है ना, कि विपरीत दिशा में दोनों खिसक रहे हैं। और किस बल के कारण? बल भी यहां दिखा देना है, तनाव बल के कारण, है कि नहीं? भ्रंश कगार, फॉल्ट स्क्रैप, फॉल्ट स्क्रैप। लटकती दीवार लिखा है इसमें, सविंदर सिंह में। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, लटकती दीवार। हैंगिंग वॉल।
भ्रंश कगार, स्क्रैपलैंड। भ्रंश कगार पता है क्या है? यहाँ ध्यान रखना है, ये जो स्लोप बना ना इधर से, ये स्लोप है। भ्रंश कगार, ये जो स्लोप बना ना, इस स्लोप को कहा जाता है कगार मस किनारा। तो वो जो कगार, जो किनारा बना, जो कि स्लोप है, जिसपे ढाल है, उसको भ्रंश कगार कह रहे हैं। क्लियर? और इसी तरह से पश्चिमी घाट का भी निर्माण हुआ है, और इसीलिए उसे स्क्रैपलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। स्क्रैपलैंड है ना, भ्रंशन के कारण वो नीचे खिसक गया, इसके कारण वेस्टर्न घाट बना है, पश्चिमी घाट। हो गया? ठीक है, एक लाइन लिखिए इसमें, इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे जब स्थलाकृतियां बताएंगे ना, तो अलग से भी लिखेंगे, या फिर यहीं पे कर सकते हैं। लिखिए, सामान्य भ्रंशन के द्वारा, सामान्य भ्रंशन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, सामान्य भ्रंशन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, सामान्य भ्रंशन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ओके, फर्स्ट, पहला, फर्स्ट देकर लिखना है, और डायग्राम यहाँ पे कुछ, ये हो गया ना? हाँ, फर्स्ट लिखना है इसमें भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, यानी रिफ्ट वैली। रिफ्ट, रिफ्ट भी, रिफ्ट का मतलब ही भ्रंश ही होता है, रिफ्ट वैली। लिखिए, सामान्य भ्रंशन के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है जब, सामान्य भ्रंशन के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है जब, कॉमा देखा, जब भ्रंश रेखा के बीच वाला भाग, भ्रंश रेखा के बीच वाला भाग तनाव बल के कारण, जब भ्रंश रेखा के बीच वाला भाग तनाव बल के कारण नीचे की ओर सरकता है, नीचे भ्रंश रेखा के बीच वाला खंड या भाग नीचे की ओर सरकता है, और दोनों खंड, और दोनों खंड विपरीत दिशा में खिसकते हैं, और दोनों खंड विपरीत दिशा में खिसकते हैं। फिर डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाएंगे कैसे? एक चट्टान लेंगे, ब्लॉक, और ये कहाँ पे हो रही हैं चीजें? ये हो रही हैं भूपपट्टी में। भूपपट्टी में जो चट्टान है नीचे, सतह के नीचे, भूपपट्टी के चट्टानों में दरार उत्पन्न हुई, और भ्रंश ये बनाना है ना हमें, बीच वाला भाग को। हाँ, तो ये है भ्रंश रेखा, ये दोनों तरफ जो है ये भ्रंश रेखा है एक्चुअली में ये प्लेन, क्योंकि ये चट्टान की चौड़ाई भी होगी, तो सामने से देखने पे रेखा दिख रहा है ना, लेकिन 3D में देखेंगे तो हेमा मालिनी दिखेगी नहीं, सामने से रेखा दिख रही है, लेकिन इसकी चूंकि चौड़ाई है तो ये पूरा प्लेन होगा, है ना, भ्रंश, भ्रंश तल होगा ये। तो सामने से लेकिन देख रहे हैं तो भ्रंश रेखा, ये भी और ये भी, ये क्या है? भ्रंश रेखा। अब इस भ्रंश रेखा के बीच वाला, ऐसे नंबरिंग कर देना है 1 2 एंड 3, ठीक है, इस पे तनाव बल दिखा देना है, ठीक है, तनाव बल दिखा देना है।
उसके बाद प्रोसेस भ्रंशन की प्रक्रिया दिखानी है। भ्रंशन की प्रक्रिया के बाद क्या होगा, यहाँ पे लिख देना है तनाव बल। और भ्रंशन की प्रक्रिया के बाद बीच वाला नीचे खिसक जाएगा और साइड वाला थोड़ा ऊपर स्लाइड करता है, इसलिए बोला जाता है कि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा स्लाइड करेगा, क्यों, गैप क्रिएट कर रहे हैं। गैप क्रिएट करने के कारण, गैप जब क्रिएट होगा तो एक नीचे जाएगा, एक थोड़ा सा फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण थोड़ा ऊपर जाएगा। गैप है ना, तो दूर जाएगा। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तनाव बल यानी अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, गैप क्रिएट होगा ना, गैप क्रिएट होगा तो दोनों खंड जो जुड़े हुए थे दरार से वो दूर जाना चाहेंगे। तो दूर कैसे जाएंगे, ऐसे सीधा दूर थोड़ी जाएंगे, ये सरकेगा। दूर जाने का मतलब सरकना। हाँ, तो सरक रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन एक तरह से क्या हो रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं, तनाव खींच रहे हैं, इसलिए गैप क्रिएट कर रहे हैं। दरारों के बीच गैप क्रिएट कर रहे हैं। गैप क्रिएट करेंगे तो दो खंड जो दरारों के दोनों तरफ है वो विपरीत दिशा में तो जाना ही है ना, लेकिन वो सीधा ऐसे नहीं दिखेगा कि सीधा जा रहे हैं ऐसे विपरीत, वो स्लोप के सहारे है ना अलग होने का कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि ढाल पे है तो इसलिए ढाल को तो मेंटेन करते रहेंगे, लेकिन वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से एक्चुअली। ओके, तो इसको दिखाने का क्या तरीका होता है, यहीं पे दिखाएंगे। यहाँ पे ये दिखाने का तरीका होता है, ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ भी ये ऐसे और ये ऐसे अपोजिट साइड। ये बता रहा है कि बीच वाला जो खंड है, सॉरी उल्टा कर दिया ना, तो इतनी बारीकी से करके बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब ये नीचे और ये ऊपर, यानी ये बीच वाला दोनों तरफ से क्या दिख रहा है, नीचे जाता हुआ, और ये ऊपर जा रहा है हल्का ऊपर, यानी वो क्या रहा है, दोनों दूर ही जा रहे हैं ना, है ना, दूर जा रहे हैं। तो ये डेफिनेशन भी पूरा कर रहा है, तनाव बल यानी सामान्य भ्रंशन हो रहा है। और इसके बाद ये डायग्राम बना लेंगे कि साइड वाला अपनी जगह पे है। हम्म, तो जितना देखिए, जितना गैप आप इधर दिखा रहे हैं उतना ही आपको दिखाना है कि नीचे कितना गया, तो नीचे इतना गया ना, तो इतना ही भाग आपको नीचे खिसकाना है। मतलब ये जितना होगा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। हाँ, ये इतना नीचे खिसका तो नीचे भी इतना ही आएगा। तो यहाँ पे दे देंगे 1 2 एंड 3। या फिर दूसरा तरीका भी है खिसकते हुए दिखाने का। क्या तरीका है कि यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे, जैसे एक लाइन ले लिया हमने ऐसे, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, डॉट 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 कर दिया, और इसमें क्रॉस क्रॉस कर दिया। अब जब इसको दिखाएंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, ये डॉट वाला इसका डॉट तो यहीं पे रह जाएगा और इसका डॉट नीचे खिसक जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस बता सकता है कि ऐसे हुआ है, इसका डॉट यहीं पे है कि नहीं। और क्रॉस वाला भी वैसे ही दिखा सकते हैं, इसका क्रॉस अपनी जगह पे रहेगा। हाँ, हाँ इसका यहीं रहेगा और इसका क्रॉस नीचे भाग जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे तो ये इन सारी चीजों को एक ही डायग्राम में आप दिखा सकते हैं। 1 2 3 भी 1 2 3 नहीं भी दिखाए, या तो 1 2 3 दिखाइए या फिर डॉट वाला और क्रॉस वाला दिखाइए, दोनों में से जो पसंद आए। 1 2 3 आसान है है ना, ये खिसक गया नीचे तो डॉट ये, ठीक है, बन गया। नेक्स्ट, उसके बाद लिखिए, इसमें इसमें कुछ लिखना है, लिखिए। तो इसमें दिखा देना है ये क्या बना, हाँ दिखा दीजिए, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। उसके बाद लिखिए
भारत में, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम के बाद, भारत में नर्मदा एवं ताप्ती नदी, ताप्ती को ही तापी भी कहा जाता है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी या तापी भी, दोनों नाम सेम है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्लियर? लिखिए, जर्मनी भाषा में इसे ग्रैबिन कहा जाता है, जर्मनी भाषा में इसे ग्रैबिन कहा जाता है, ग्रैबिन। ग्रैबिन कहा जाता है। एक लाइन और, अच्छा, हाँ लिखिए, एक लाइन डायग्राम के जस्ट बाद लिखिए, है जगह थोड़ा, डायग्राम के जस्ट बाद वो लाइन लिखिए, सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित, डायग्राम के बाद थोड़ा सा बचा हुआ है ना, कहीं भी खाली है वहां लिख लीजिए, सामान्य भ्रंश के द्वारा निर्मित खरे ढाल वाले कगार को, सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित खरे ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहा जाता है, ढाल वाले कगार, किनारा, कगार मीन्स किनारा, एक कगारी मिट्टी भी है, कगारी मृदा बिहार में, कगार को भ्रंश कगार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ और एग्जांपल हैं, लिखिए, जॉर्डन की, जॉर्डन एक देश है, कहां पर है? अफ्रीका में है, एशिया में है, वेस्ट एशिया में, उसके साथ बॉर्डर बनाता है इजराइल के साथ, जॉर्डन, इजराइल के पूरब में है जॉर्डन, और इजराइल और जॉर्डन के बीच एक आ, हाँ, मिस्र के ऊपर इजराइल का बॉर्डर बनाता है, और वहीं पे मृत सागर है, मृत सागर जॉर्डन और इजराइल का बॉर्डर बनाता है, नेचुरल बॉर्डर, है ना। और जो मृत मृत सागर है, डेड सी है, वो एक भ्रंश घाटी में है, मतलब भ्रंश घाटी में पानी भर गया, समुद्र का पानी आकर जमा हो गया, तो वो बन गया मृत सागर, डेड सी। यानी डेड सी का जो बेस है, जो नीचे है, तल है, वो कैसा है? भ्रंश घाटी है। तो ये याद रखना है, तो लिखिए, जॉर्डन में अवस्थित, जॉर्डन में अवस्थित प्रसिद्ध मृत सागर, जॉर्डन में अवस्थित प्रसिद्ध मृत सागर, डेड सी, भ्रंश घाटी का एक उदाहरण है, मृत सागर भ्रंश घाटी का एक उदाहरण है। नहीं, डेड सी को डेड सी क्यों कहा जा रहा है? हाँ, मछली या कोई भी जलीय जीव संभव नहीं है वहां पर, इसीलिए उसे मृत सागर कह रहे हैं। हाँ, सॉल्ट की मात्रा अधिक है, लवण की मात्रा अधिक है, लवणता अधिक है, सैलिनिटी बहुत हाई है। हाँ, वो तो अलग चीज है। मृत सागर का नाम मृत इसलिए नहीं पड़ा कि उसमें कोई मर नहीं सकता है। दामोदर ऐसा नहीं पता है मुझे, दामोदर नदी में कोई जीव नहीं पाया जाता है, चेक कर लेता हूँ मैं। कम होगा मात्रा,
यही बोले ना, अभी तक जो तैयारी किया है आपने, वो अभी सिर्फ जीके पढ़ा है आपने, जीके, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, बहुत बस रटना होता है। लेकिन अभी जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे हर चीज रेशनल होना, मतलब हर चीज के पीछे ना लॉजिक होना चाहिए, कारण। तो दामोदर नदी में क्यों नहीं जीत पाए जाएंगे? नहीं नहीं, वो ठीक है, नहीं जाते हैं, इन्होंने रटा है पहले से कुछ, होता है ऑनलाइन क्लासेस में, कुछ चीजें रटा दी जाती हैं बिना लॉजिक का चीजें। अब डेड सी में क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि लवणता बहुत हाई है ना, सैलिनिटी बहुत हाई है, और सैलिनिटी हाई के कारण वो सॉल्ट वाटर में जीव सरवाइव नहीं कर पाते हैं, लवणता बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। लेकिन दामोदर नदी में सैलिनिटी तो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, कुछ और वजह हो सकती है, हो सकता था इसलिए, हो सकता है कम हो जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि मेरे मुझे भी कुछ नया चीज पता चलता है तो मैं भी थोड़ा वो, मैं कभी भी किसी चीज को डिनाई नहीं करता हूँ, किसी फैक्ट को मैं चेक करता हूँ, है ना, क्या लॉजिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, तो डेड सी में, हाँ, डेड सी, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? जॉर्डन। जॉर्डन एक्चुअली अवस्थित कहाँ पे है? जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे दिखाते हैं डेड सी को। एक्साइटेड रहते हैं। डेड सी, लोकेशन, हाँ ये है ना, इजराइल और जॉर्डन के बीच ये बॉर्डर बनाती है डेड सी, ठीक है। तो ऐसे ही मैप आपको देखना है। अब इजराइल है, इसके नीचे कौन सी कंट्री है? इजराइल के नीचे मिस्र, मिस्र इजिप्ट है ना, इधर जॉर्डन है, इधर भी एक कंट्री है, क्या नाम है उसका? ये होगा, जो आतंक से बहुत ज्यादा प्रभावित है, हुती ग्रुप वहीं पे, है ना, है? नहीं नहीं, सीरिया होना चाहिए, सीरिया होना चाहिए इधर, जॉर्डन, सीरिया, इधर नीचे में इजिप्ट, ऐसे होना चाहिए। यूक्रेन कहाँ? यूक्रेन तो ब्लैक सी के पास है, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का बॉर्डर इजिप्ट इजराइल से टच करता है, ठीक है। ओके, तो देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा डेली देखेंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी, है ना, देखते देखते, ठीक है। वो रेगुलर बेसिस पे 1 साल पढ़ेंगे लगातार, कई सारे मैप आपके दिमाग में चले जाएगा। अभी जैसे हो गया कि जॉर्डन कहाँ है, इजराइल कहाँ है, नीचे इजिप्ट है, वहां पे कौन सा सी है, इजराइल से टच कर रहा है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। डेड सी कहाँ पे है पता चल गया, मृत सागर, है ना, ऐसे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते समय। तो बोलते हैं ना सब कि अब कोई टीचर है ना जो सिर्फ अलग से मैप पढ़ा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? रटा रहा है, रटवा रहा है। अगर कोई अलग से मैप पढ़ा रहा है ना, तो वो सिर्फ क्या काम कर रहा है? रटवा रहा है। लेकिन अगर फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, इंडियन ज्योग्राफी के साथ अगर मैप आप वर्क करते हैं, इसका मतलब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रटने से, वे रटी हुई चीजें भूल जाएंगे। इन ऑब्जर्व, जो डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो लंबे समय तक याद रहेगा, और गलती होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। बीपीएससी में कुछ भी याद करने की चीज नहीं है, अगर याद कर रहे हैं तो गलत दिशा में जा रहे हैं आप। अगर आपको याद करना पड़ रहा है ना किसी चीज को, तो इसका मतलब प्रिपरेशन सही से नहीं है, वो फंस जाएंगे आप, या तो पीटी में या तो मेंस में, कहीं भी। नहीं, उसको भी समझने का पहले प्रयास कीजिए जितना हो सके। टर्म्स भले भूल सकते हैं आपके, टर्म्स हो गया 4-5 बार, 4-5 बार अगर टर्म्स को पढ़ते हैं तो वो भी याद आ जाएगा रिपीटेशन में। तो याद करने का तरीका क्या होना चाहिए? अगर याद भी करना है ना, तो उसका तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। याद एक होता है कि बैठ कर रट रहे हैं, एक का एक, एक दूनी दो, दो दूनी चार, ये नहीं। याद भी करना है तो अपने रिपीटेशन, रिवीजन का रिपीटेशन बढ़ा दीजिए, है ना, लिंक कीजिए, लिंक कीजिए चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, सेल ले रहे हैं, अब हमें पता नहीं है डीएनए कहाँ पे है, ठीक है। तो 2-3 बार हमने पढ़ा कि डीएनए होता है ना, डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में, सेल के अंदर न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के बाहर भी एक जगह डीएनए होता है, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है ना, जिसको एमडीएनए कहते हैं। तो मुझे कैसे याद है? मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन। चलिए आगे लिखिए, छोड़िए।
अफ्रीका में, अफ्रीका में देखिए कुछ झील है अफ्रीका में जो कि ब्रंस घाटी पे बसे हुए हैं। कहाँ पे है दिखाते हैं, और इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट भी है। हाँ। कितनी वर्षा होगी, पहले से ही वो इतना जमा है। फॉर एग्जाम्पल कच्छ वाला झील अगर ले लें, वहां भी वर्षा होती होगी, कम होती है थोड़ी, उधर भी कम होता है, वेस्ट एशिया में भी वर्षा कम होती है ना। तो वर्षा कितनी भी हो जाए, पहले से जो नमक जमा है ना। तो भ्रंश घाटी था, उसमें समुद्र का पानी आकर ऐड हो गया, जमा हो गया है ना। और जमा होने के कारण पानी कम है और नमक ज्यादा है। सॉल्ट जो है सभी जगह पे है, इवन कि आप जो पानी पी रहे हैं उसमें भी सॉल्ट है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। पानी की मात्रा ज्यादा है। तो डिपेंड करता है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर कितना सॉल्ट है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप जो पानी पी रहे हैं ना, इसमें भी सॉल्ट है, लेकिन ये नमकीन पानी इसको नहीं कहेंगे, इसको मीठा पानी कहेंगे, क्योंकि सॉल्ट की मात्रा कम है। लेकिन अगर पानी कम हो जाए और नमक ज्यादा हो जाए, तो वो सॉल्टी सलाइन हो जाएगा, है ना। नहीं, पहले पहले ऐसा था कि देख रहे हैं यहाँ पे मेडिटेरियन सी था, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो पहला ये स्ट्रक्चर था, प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या हुआ होगा, जब प्लेट मूवमेंट हुई होगी तो वरंस क्रिएट हुआ, और समुद्र का पानी किसी तरह से यहाँ पहुंच गया, जमा हो गया। तो समुद्र का पानी जब जमा हो गया, ठीक है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट, तो इवापोरेशन तो होगा और वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण में पानी कम होता गया, और जितना देखिए दोनों चीज पे डिपेंड करता है, एक एडिशन कितना हो रहा है और कुछ इवापोरेशन कितना हो रहा है। तो अगर रेनफॉल से ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन है, तो सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ, और ये पूरा गर्म प्रदेश है, मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे इवापोरेशन हाई होता है। ओके। अब अफ्रीका के एक लोकेशन देखते हैं, अफ्रीका में भी कुछ ऐसी झील हैं, अफ्रीका में भी कुछ ऐसे झील हैं जो भ्रंश घाटी में बसे हुए हैं। हम्म। देखिए, ये पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका मतलब अफ्रीका का पूर्वी भाग है ना। यहाँ पे इंडियन ओशन है ना, हिंद महासागर। और यहाँ पे जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये रिफ्ट घाटी है, ये रिफ्ट वैली है, ये भ्रंश घाटी है। कैसे क्रिएट हुआ भ्रंश घाटी? और ऐसा माना जा रहा है कि अफ्रीका का जो भ्रंश घाटी है, वो धीरे धीरे वो और भी बढ़ता जा रहा है रिफ्ट। और एक टाइम ऐसा आएगा, ये पूरा पार्ट इसको अलग कर देगा, ये पूरा पार्ट ना अलग हो जाएगा अफ्रीका से। रिफ्ट इतना बढ़ता जा रहा है, क्यों है रिफ्ट? रिफ्ट क्यों क्रिएट हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक इसे एक्सप्लेन करता है। जैसे अफ्रीका का अगर ओवरऑल पूरा मैप देखेंगे आप, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे ना प्लेट टेक्टोनिक, वहां भी देखेंगे। इसमें लेकिन नहीं दिखाएगा पॉलिटिकल वाले में। ठीक है, दिखा सकते हैं उसमें, अलग से इसको सर्च करना पड़ेगा। रिफ्टिंग, और ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस।
अरेबियन प्लेट है इधर, सोमालियन प्लेट। कौन सा दिखाएं ये देखते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अफ्रीकन प्लेट को आप देखेंगे ओवरऑल, एक बड़ा मेजर प्लेट है, बड़ा प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। और इस अफ्रीकन प्लेट में कुछ छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं, जैसे एक है सोमालियन प्लेट यहाँ पे, ये माइनर प्लेट है, छोटा प्लेट। सोमालियन प्लेट, सोमाली है कंट्री, है ना। और एक है अरेबियन प्लेट, जो अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन प्रायद्वीप है, जिसपे यूएई ये सब कंट्रीज हैं। अब हो क्या रहा है, ये जो रेड सी है वो भी रिफ्ट वैली में है। क्यों? ये सारा पार्ट एक ही था, ठीक है, एक ही था, एक ही पार्ट में था। लेकिन ये डाइवर्जेंस यहाँ पे अभिसरण, सॉरी अपसरण, अपसरण हो रहा है ना। ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कौन सा? एक अफ्रीकन प्लेट और दूसरा अरेबियन प्लेट। इसके कारण यहाँ जो रिफ्ट क्रिएट हुआ उसमें रेड सी आया। और दूसरा यहाँ पे सोमालियन प्लेट और ये रेस्ट ऑफ अफ्रीकन प्लेट, ये यहाँ भी क्या हो रहा है? अभिसरण, सॉरी अपसरण, अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, जिसके कारण ये रिफ्ट रिफ्ट जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। रिफ्ट क्रिएट हुआ है और उसके कारण ये बढ़ता जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्ट क्रिएट क्यों हो रहा है। रिफ्ट क्रिएट हो रहा है प्लेट के अपसरण के कारण, प्लेटों के अपसरण के कारण, डाइवर्जेंस के कारण। ये सोमालियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से दूर जा रहा है ना। और ये क्रैक्स शुरू में कैसे डेवलप हुआ होगा, जब अफ्रीका से इंडियन प्लेट अलग हुआ तो ये दरारें उत्पन्न हो गई इसमें, और उस दरार के सहारे क्या हुआ, ये जो सोमालियन प्लेट है वो रेस्ट ऑफ अफ्रीका प्लेट से क्या होने लगा, दूर जाने लगा, डाइवर्ज होने लगा, जिसके कारण ये रिफ्ट और भी बढ़ता जा रहा है। और रिफ्ट एक टाइम ऐसा बोला जाता है ये पूरा अलग हो जाएगा, सोमालियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से एकदम अलग हो जाएगा। अरेबियन तो अलग हो ही चुका है, अरेबियन प्लेट। पहले सारे क्या थे? हाँ एक ही थे। तो अफ्रीका में ये जो रिफ्ट क्रिएट हुआ है, अफ्रीकन प्लेट में ये जो भ्रंश का निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है? ये जो रेड दिख रहा है ना, ये भ्रंश है, ये किसके कारण हुआ है? सोमालियन प्लेट के और रेस्ट ऑफ अफ्रीकन प्लेट के बीच जो अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, उसके कारण ये रिफ्ट भ्रंश क्रिएट हुआ। भ्रंश मीन्स पहले दरारें उत्पन्न हुई होंगी और फिर दरारों के सहारे सापेक्ष गति शुरू हो गई, जिसके कारण है ना भ्रंश क्रिएट हुआ। और इसी भ्रंश में समुद्र का जल, है ना, या पानी जमा होने के कारण ये क्या बन गया। अब यहाँ पे एक चेक करना पड़ेगा, ये जो लेक है, जैसे किसी एक लेक का नाम लेते हैं, लेक मालावी, ये सेलाइन है या फ्रेश वाटर लेक है, इसे पता चल जाएगा कि पानी कहाँ से आया। फ्रेश वाटर लेक है, यानी बारिश का पानी जमा हुआ होगा, है ना। ये पानी, लेक मालावी इज अ फ्रेश वाटर लेक, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है। इन इसको कहा जाता है रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यानी पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटियां। और इन घाटियों में कई सारे लेक्स मिलेंगे, बारिश हुआ होगा, बारिश का पानी इस गड्ढे में, रिफ्ट मतलब क्या है, भ्रंश क्या है, गड्ढा हुआ, है ना, वहां गड्ढे में पानी जमा हो गया, तो कई सारे लेक्स हैं, बहुत सारे लेक हैं, लिखिए। अफ्रीका में मालावी झील, मालावी, मालावी झील, कौमा, न्यासा झील, न्यासा, मालावी झील, न्यासा झील, एक ही है, एक ही है, तो ब्रैकेट में उसको कर दीजिए। दोनों का नाम एक ही है, मतलब दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। न्यासा और मलावी एक ही है। उसके बाद कॉमा दीजिए। रुडोल्फ झील ये अलग है, रुडोल्फ दिख रहा है यहाँ पे, रुडोल्फ झील, रुडोल्फ,
रुडोल्फ झील, कॉमा, टंगानिका, टंगानिका, या देखिए यहाँ पे ये टंगानिका, टंगानिका झील, टंगानिका झील, अल्बर्ट झील, अल्बर्ट, अल्बर्ट झील, एडवर्ड, एडवर्ड झील, है ना। और एक आध लिख सकते हैं, जो रेड पे है वही झील लिखना है, जो रेड पे है। तुर्काना भी है, तुर्काना झील, तुर्काना झील, एल्बर्ट यहाँ पे है, एडवर्ड यहाँ पे है, तुर्काना यहाँ पे है, विक्टोरिया नहीं लिखना है क्योंकि ये रेड वाले पे नहीं है, रिफ्ट में नहीं है। टंगानिका लिख लिए। उसके बाद मालावी, इसी को न्यासा कहते हैं। और एक है रुकवा, रूपवा नहीं, रुकवा झील। और एक और लिख लीजिए, रुकवा लिख लिए, रुकवा झील। और एक लिखिए किवू, किवू, केनू कहाँ है, किवू झील। हाँ, भ्रंश घाटी में क्या नाम है, क्योवा लिखा है, ग नहीं है यहाँ, KIVU, भ्रंश घाटी में स्थित है, भ्रंश घाटी में स्थित है। और भी हो सकता है, और देख लीजिएगा वहां पे, लेकिन वहां नहीं पता चलेगा कि वो भ्रंश घाटी में है कि नहीं, सारे झील भ्रंश घाटी में नहीं है। वहां से जो आप देख रहे हैं ना, तो वहां से नहीं पता चलेगा, क्योंकि रेड दिया है, रेड दिया है तब ठीक है, रेड पे जो है झील वही होंगे। हाँ, ये जो क्रॉस किया हुआ है ना ऐसे रेड, हाँ, इन रेड किया है। हाँ, पूर्व अफ्रीकन, पूर्व अफ्रीका भ्रंश घाटी, ये सारे पूर्व अफ्रीका भ्रंश घाटी के उदाहरण है, भ्रंश घाटी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, यूएसए के, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी, डेड वैली, मृत घाटी, मृत घाटी विश्व का सबसे विस्तृत भ्रंश घाटी है, मृत घाटी विश्व का सबसे विस्तृत भ्रंश घाटी है। क्लियर। तो ये कुछ उदाहरण है भ्रंश घाटियों के, भारत में भी है, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, उत्क्रम या व्युत्क्रम, दोनों नाम यूज होता है इसलिए दोनों लिख लीजिए, उत्क्रम या व्युत्क्रम, उत्क्रम या व्युत्क्रम घाटी, व्युत्क्रम, 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 उत्क्रम या व्युत्क्रम घाटी। अच्छा, इसमें एक और चीज था ना, इसमें तो अभी भ्रंश घाटी हमने पढ़ा, ब्लॉक पर्वत तो अभी है, तो उसको काट दीजिए, क्योंकि वो जो अभी हाँ, वो प्रोसेस तो अलग हो जाएगा फिर। सामान्य भ्रंशन में ही दो चीज होंगी, एक अभी हमने पढ़ा क्या, हाँ अब लिखेंगे, लिखिए दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या जाएगा, ब्लॉक पर्वत, ये भी सामान्य भ्रंशन से ही होता है, ब्लॉक पर्वत। इसमें क्या लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कौन बताएगा, 1 2 करके थोड़ी लिखेंगे,
जब, अच्छा लिखिए, लिखिए, जब दो भ्रंशों के बीच का अस्तंभ, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का अस्तंभ, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का अस्तंभ यथावत रहे, मतलब अपनी जगह पे यथावत, या देखिए, यथावत कहने का मतलब थोड़ा सा तो ऊपर जाता है फ्रिक्शन के कारण, लेकिन ठीक है, उसको लेते हैं उस सेंस में कि यथावत मतलब अपनी जगह पे रहे। एवं, एवं, एवं किनारे के दोनों स्तंभ नीचे की ओर सरक जाएं, नीचे की ओर सरक जाएं, किनारे के दोनों स्तंभ ब्लॉक नीचे की ओर सरक जाएं, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। पहले फिर डायग्राम बना लेंगे। तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसमें डॉटेड ही देते हैं। ठीक है आयुष। अब इसमें आपको लगाना है तनाव बल। ओके। और यहाँ पे भ्रंश दिखाना है, तो भ्रंश दिखाएंगे, हरा से दिखा। भ्रंश कैसे दिखाएंगे? उल्टा स्लोप बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 भी डाल सकते हैं आप। 1, ठीक है। इस पे तनाव बल, तनाव, और इसके कारण अब यहाँ पे एरो भी दिखाना है। एरो कैसे जाएगा? ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर, है ना, ये ऊपर। हाँ, ठीक है। और इससे जो डायग्राम बनेगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, 2, 2 अपनी जगह पे है। और इन दोनों को नीचे खिसकाना है, जितना नीचे खिसकेगा उतना ऊपर से नीचे आएगा। उसी प्रोपोर्शन में करना है। ठीक है। और इसमें एरो फिर ब्लू था ना।
ठीक है। ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? ठीक है। ओके, लिखिए इसमें। भारत का सतपुरा एवं विंध्य पर्वत, भारत का सतपुरा एवं विंध्य पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुरा एवं विंध्य पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट। उसी प्रकार ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का लिखना है। उसी प्रकार जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट तथा वॉसजेज, तथा वॉसजेज भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। इसके अलावा उदाहरण है, वॉसजेज भी दोनों जर्मनी में है। इसके अलावा यूएसए में वसाचा रेंज, यूएसए में वसाचा रेंज तथा सियरा नेवादा नेवादा सियरा नेवादा तथा पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, यूएसए में वसाचा एवं सियरा नेवादा तथा पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, जहां से सिंधा नमक आता है, सिंध, सॉल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। इनमें से सियरा नेवादा विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। इनमें से सियरा नेवादा विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। सॉरी, विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। क्लियर यहां तक? आगे लिखिए, हेडिंग दीजिए व्युत्क्रम भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, उत्क्रम या व्युत्क्रम दोनों है। लिखिए, जब चट्टानों में दरार पड़ने से, ऐसे लिखिएगा, जब संपीड़न बल के कारण चट्टानों में दरार पड़ने से, यहां पे दरार किसके कारण पड़ रही है? संपीड़न बल के कारण। जब संपीड़न बल के कारण चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं, आमने सामने एक दूसरे की तरफ, चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तथा हैंगिंग वॉल खिसकते हैं तथा हैंगिंग वॉल ऊपर की ओर
विस्थापित होता है, ऊपर की ओर विस्थापित होता है, तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। तो निर्मित भ्रंश ऊपर की ओर विस्थापित होता है, तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं, रिवर्स फॉल्ट। क्लियर? निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश में, इस तरह के भ्रंश में चट्टान का खंड, एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। चट्टान का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम कहते हैं। इसलिए इस भ्रंश को उत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है। दूसरे पर चढ़ जाता है, इस क्रिया को उत्क्रम कहते हैं। उत्क्रम मीन्स थ्रस्ट। उत्क्रम मीन्स इंग्लिश में लिख लिया थ्रस्ट। इस क्रिया को उत्क्रम कहते हैं, थ्रस्ट। और यही कारण है कि व्युत्क्रम भ्रंशों को उत्क्रम भ्रंश या क्षेपित भ्रंश भी कहा जाता है। क्षेपित भी नाम है इसका। यही कारण है कि व्युत्क्रम भ्रंशों को उत्क्रम या क्षेपित भ्रंश भी कहा जाता है। है ना? तो शीर्ष भित्ति वाला भी याद रखना, हैंगिंग वॉल को बताया था ना, शीर्ष भित्ति भी कहते हैं। आगे लिखिए। अब इसे चूंकि संपीड़न बल से हुआ है, तो इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कह सकते हैं। लिखिए, व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण, व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न द्वारा होता है। मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन, बताए थे ना, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल में दोनों आता है, तनाव और संपीड़न दोनों आता है। क्षैतिज संचलन, संचलन, भू संचलन बताए थे ना। क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न द्वारा ही होता है। क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न के द्वारा ही होता है। अतः इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। संपीड़नात्मक, अतः इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें दो चीजों का निर्माण होता है, तो लाइन में लिखिए। लिखिए, व्युत्क्रम भ्रंश के द्वारा, व्युत्क्रम भ्रंश के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, व्युत्क्रम भ्रंश के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। पहला, रैंप घाटी। फर्स्ट, रैंप घाटी। कैसे बनेगा? संपीड़न बल लगेगा और जो हैंगिंग वॉल है वो ऊपर की तरफ प्रस्ताव, है ना, ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ऊपर चढ़ेगा तो रैंप घाटी बनेगा।
साइड वाला, हैंगिंग वाल मतलब दोनों साइड वाला ऊपर। इस केस में दोनों में। अब देखिए याद रखना है, रिवर्स फॉल्ट में ऊपर जाएगा क्योंकि इसे थ्रस्टिंग उत्क्रम भी कहते हैं। तो अब बीच वाला जब ऊपर जाएगा तो पर्वत बन जाएगा, साइड वाले ऊपर जाएंगे तो बीच में गड्ढा बन जाएगा, तो वो घाटी बन जाएगा। कल आप ही ना डायग्राम बनाए थे। नहीं बनाए थे, साइड वाला दोनों ऊपर जा रहा है, बीच वाला अपनी जगह पे है। तो लिखिए क्या लिख, रैंप घाटी लिखिए। चट्टानों में दरारें उत्पन्न होने के कारण, संपीड़न बल के कारण, चट्टानों में संपीड़न बल से उत्पन्न दरारों के कारण, चट्टानों में संपीड़न बल से उत्पन्न दरारों के दरारों के दोनों तरफ के खंड, दरारों के दोनों तरफ के खंड ऊपर की ओर क्या बोलते हैं उसको, प्रतिस्थापित होंगे। प्रत्यापित नहीं, प्रत्यापित तो हुआ बल लगाना, प्रतिस्थापित शिफ्ट हो जाना, प्रतिस्थापित होंगे, होते हैं, तथा बीच का खंड यथावत रहता है। तब यथावत, तथावत नहीं, अथावत नहीं, यथावत। हाँ, सही प्रोनाउंसिएट किए, यथावत मीन्स ज्यों का त्यों, यथावत रहते हैं तब रैंप घाटी का निर्माण होता है। तब रैंप घाटी का निर्माण होता है। डायग्राम बनाना है, चलिए 1 2 ही कर देते हैं ना। कॉम्प्रेशनल फोर्स लगाइए, ठीक है। और दरार कैसा रखना है कि साइड वाले ऊपर जाए, है ना। हाँ, तो ऐसे रखेंगे जो स्लोप पे रहे, 1 2 एंड 3, ठीक है। और इसमें एरो दिखाना है, देखिए ये साइड वाला ऊपर जा रहा है ना, साइड वाला ऊपर जा रहा है और ये हल्का सा नीचे आएगा, हल्का फ्रिक्शन के कारण आता है ना, हल्का सा। लेकिन इसको बोला जाता है यथावत, क्योंकि इसमें संपीड़न बल का कोई रोल नहीं हो, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण थोड़ा नीचे गया और एक दूसरे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब संपीड़न करेंगे तो गैप जो है वो कम हो जाएगा, तो एक दूसरे की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन दूसरे की तरफ कैसे जाएगा, गैप, जगह ही नहीं है जाने का, तो एक दूसरे ऊपर चढ़ जाएगा, ये ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये डायग्राम बनेगा, यहाँ पे संपीड़न लिख देना है, और उसके बाद नेक्स्ट, दोनों साइड वाले ऊपर चले गए, ठीक है। और बीच वाला जो है वो अपनी जगह पर रह गया, इसको यहां भी ऐसे ऊपर दिखा देंगे, ठीक है। 1 2 एंड 3। अब देखिए एरो वाले ये जो बनाए थे ना डॉट डॉट, उससे एग्जैक्ट पता चल जाता है कैसे। यहाँ पे जब एरो बनाते हैं आप, यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बना रहे हैं, आप लोग नहीं बनाइएगा, लेकिन देखिए यहाँ हमारे ये डॉट डॉट दिखाते हैं और यहाँ दिखाते क्रॉस। अब देखिए इसमें दिखाना पड़ रहा है ना एरो से कि ऊपर जा रहा है, उसमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो यहाँ डॉट वाला यहीं रह जाएगा इसका, और इसका डॉट यहाँ चला आएगा, ये फायदा है इसका, है ना। और उसी तरह इसका क्रॉस यहाँ रहेगा और इसका क्रॉस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो इसमें ज्यादा क्लियर हो जाता है। समझ रहे हैं,
जो 1 2 से ही दिखाइए, लेकिन एरो फिर दिखाना पड़ेगा। हाँ, रैंप घाटी। क्लियर, लिखिए। बन गया डायग्राम तो लिखिए। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर गुजरती है। भारत में रैंप घाटी, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर गुजरती है। ओके, और कुछ एग्जांपल हो सकता है, देख लेते हैं। कुडेल सैक डिप्रेशन हैपन, ऐसा कुछ नाम है, एग्जांपल ऐसा अजीब अजीब नाम है ना, तो याद नहीं रहता है। कल डे सैक लिखिए। भूकंपीय बेंते प्लेट विभाग के अध्ययन में अक्सर उद्धृत की जाना देखो। ठीक है, दूसरा में लिखिए हैती। हैती एक देश है। हैती में अवस्थित, हैती में अवस्थित कल डे सैक घाटी, कल डे सैक सिक्स पुल बेसिन, तियानसान, हाँ ये तो बहुत फेमस है, तियानसान। तियानसान सुने हैं? उसके बाद तियानसान, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल, तियानसान घाटी, नहीं नहीं लिखवा रहे हैं, ब्रैकेट में दे देना है, किर्गिस्तान। हाँ, किर्गी, किर्गिस्तान कहाँ पे है? यूरोप में? सेंट्रल एशिया में? मध्य एशिया? हैती, हाँ वैसे हैती का देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। कैरेबियन में, इन एग्जैक्ट कहाँ पे है, किसके आसपास इसके? हैती एकदम एग्जैक्ट पनामा के आसपास है। क्यूबा, हैती, ये सब वहां पे कंट्री है। और किर्गिस्तान, तियानसान, इन घाटी जो है ना, हाँ बॉर्डर ही है। लाइट आ रहा है क्या ज्यादा? एक्सटेंड करवा देंगे। किर्गिस्तान और चीन के बॉर्डर पे भी है, तो चीन भी वहां पे लिख दीजिए। हाँ, तियानसान घाटी है। चीन भी, चीन में भी कुछ पार्ट है इसका। ये किसका घाटी, रैंप घाटी का उदाहरण है। दो तीन याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट अब लिखिए दूसरा, इससे बनेगा हॉर्स्ट पर्वत, लिख लेंगे हॉर्स्ट, हॉर्स्ट पर्वत कैसे बनेगा? हाँ, बना दीजिए। कंप्रेशनल फोर्स, बीच में जाने के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा।
नहीं लिखेंगे, लिखिए। जब संपीड़न बल से उत्पन्न दरारों के बीच वाला खंड, संपीड़न बल से उत्पन्न दरारों के बीच वाला खंड ऊपर की ओर प्रतिस्थापित होता है और दोनों तरफ के खंड प्रतिस्थापित होता है और दोनों तरफ के खंड यथावत रहते हैं, यथावत रहते हैं, तो हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। तो हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। इसमें उदाहरण लिखिए। हॉर्ज पर्वत है, जर्मनी में। हार्ज। हाँ, फिगर बना दीजिए ये वाला। इसमें एरो दे देंगे। इसमें ये ऊपर चला गया, ये अपनी जगह पे है। हम्म ऊपर चला जाएगा ऐसे, स्लोप के सारे। चल नहीं रहा है ये ऐसे। क्या स्लोप? स्लोप का ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, खिसक, ऐसे दबाएंगे ना तो ये ऐसे खिसक जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे। हाँ, तो ये बनेगा, एक पर्वत की तरह दिखाई देगा। हॉस्ट पर्वत बन जाएगा। देखने में ब्लॉक पर्वत और हॉस्ट पर्वत एक ही लिखेंगे बाहर से देखने में, लेकिन दोनों की प्रक्रिया है ना, उत्पत्ति की प्रक्रिया दोनों की अलग अलग है। तो कई सारी किताबें जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक ही लिख देते हैं, ब्लॉक पर्वत और हॉस्ट पर्वत को। तो देखने में फीचर्स एक ही जैसा लगेगा, है ना, लेकिन दोनों की निर्माण प्रक्रिया क्या है, अलग अलग। बहुत सारी किताबें लिखते हैं ब्लॉक पर्वत ही हॉस्ट पर्वत, नहीं लिख देते हैं, है ना, लेकिन दोनों की निर्माण प्रक्रिया अलग अलग है। तो हमारे यहाँ जो सतपुरा आप देखेंगे ना उसमें एग्जाम्पल्स, तो सतपुरा और विंध्य को भी हॉस्ट पर्वत लिख देता है कहीं कहीं, क्योंकि ब्लॉक को ही हॉस्ट मानता है, लेकिन दोनों का निर्माण प्रक्रिया अलग अलग है। हॉस्ट, हाँ, सतपुरा और विंध्या जो है वो ब्लॉक पर्वत है। हॉस्ट पर्वत के उदाहरण है, जर्मनी में एक हॉर्ज करके पर्वत है, नाम उसका भूल रहे हैं केवल। बहुत हार्ड पावर बहुत ही रेयर होता है। रेयर होता है कि मतलब रेयर फॉर्मेशन होता है, मतलब रिवर्स फॉल्टिंग ही बहुत रेयर है। इसलिए उसका नाम ही है सामान्य भ्रंश। सामान्य मतलब सामान्य, मेन वही बनता है।